Hello students, myself Shashank and today we are going to discuss a very important section of Indian Evidence Act 1872, that is section number 6. Let's start our class. Section number 6, whenever we talk about section number 6, it is under the heading of chapter 2. Chapter 2 basically has a range of sections from 5 to 55, and this chapter 2 basically deals with the relevancy of fact. मतलब ये chapter 2 जो है वो बात करता है relevancy of facts. मतलब ये जो आर्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, these all articles helps the court to discuss, to declare the facts which are relevant. So these sections help the court to decide which basically which facts are relevant to the case and which facts are not relevant to the case. And when we talk about chapter 2, the most important section of this chapter is section number 6. सेक्शन नंबर 6 जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये जो सेक्शन है ये क्या कहता है? ये सेक्शन ये कहता है कि जो भी फैक्ट्स हैं सो कनेक्टेड टू फैक्ट एंड इशू, सो कनेक्टेड टू फैक्ट एंड इशू, जो भी फैक्ट्स हैं जो कि फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड हैं, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, वो सब आपके रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं अगर वो एक सेम ट्रांजिशन में आते हैं. नो मैटर्स कि वो सेम प्लेस में हुए हो, सेम टाइम में हुए हो या डिफरेंट प्लेस में हुए हो या डिफरेंट टाइम में हुए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इस सेक्शन को जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सेक्शन है इट ऑल्सो गिव्स यू अ स्पेशल डॉक्ट्राइन, or you can say a special principle, and that principle is known as principle of res geste. तो आज हमें इस क्लास में सेक्शन 6 को कंप्लीटली पढ़ना है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे है वो क्या होता है, और उसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज को भी पढ़ने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो whenever we talk about the bare reading of section 6, तो वो क्या बोलता है? वो कहता है facts which though not in issue are so connected with the facts in issue as to form a part of same transactions are relevant whether they are occurred at the same time and same place, same time and place or different time and place. मतलब यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज कही गई है कि अगर किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी हमें फैक्ट एंड इशू को, किसी भी जो भी डिस्प्यूटेड चीज है जो कि जिसके ऊपर केस चल रहा है, उसको अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें उसके पहले के जो इवेंट्स हुए हैं और उसके जो बाद के जो इवेंट्स हुए हैं उनको कनेक्ट करना ही पड़ेगा. और इसी से ही हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक इंसिडेंट को प्रूफ कर सकते हैं, किसी भी हम फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड रेलेवेंट फैक्ट्स को निकाल सकते हैं. तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 6 जो है ये एम्पावर करता है, क्या करता है? एम्पावर करता है उन सारे सर्कमस्टांसेस को, हेल्प एक तरीके से एम्पावर करता है उन सारे सर्कमस्टांसेस को जो कि रेलेवेंट हो सकते हैं टू सेटल आउट द फैक्ट एंड इशू जो कि कंसर्न है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्ट्स which though not in issue, facts which though not in issue are so connected with the fact and issue. इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको अगर हम लोग अलग से देखें, अगर उनको सेपरेटली देखें तो उनका किसी तरीके से कोई लिंक नहीं बनता, कोई सेंस भी नहीं बनता, वो फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड भी नहीं हो सकते. पर जब उसको हम पूरे पिक्चर में, होलिस्टिक पिक्चर में देखते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि यस, वो जो इंसिडेंट हुआ था वो फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड है. अब ध्यान समझिएगा, इसका बहुत सिंपल तरीका है कि एक आदमी भाग रहा था. अगर हम इसको सेपरेटली देखें
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी भाग रहा था तो भाग रहा है भाई, सीधी सी बात है। पर अगर हम देखें कि अगर एक आदमी का मर्डर हुआ है उसके जस्ट 2 मिनट पहले और वो वहीं से आदमी भागता हुआ देखता है, तो पक्का है ना कि उन दोनों, उस मर्डर्ड आदमी और उस भागते हुए आदमी के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो ये जो कनेक्शन बिल्डअप है, तो उस कनेक्शन को बिल्डअप करने के लिए ही हम लोगों को रेलेवेंट फैक्ट्स चाहिए होते हैं। तो उस भागते हुए आदमी का जो फैक्ट, जिसने भी उस भागते हुए आदमी को देखा है, वो अगर एविडेंस दे रहा है तो वो याद रखिएगा एक रेलेवेंट फैक्ट के तौर पर यूज किया जा सकता है। आगे समझ में ये चीज, कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो एक चीज और हमें समझ में आ गई कि जो फैक्ट इन इशू है उसको प्रूव करने के लिए हम उन सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को ले सकते हैं, उनको रेलेवेंट माना जा सकता है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है? फॉर्म्स ऑफ सेम पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है कि जब भी हम किसी फैक्ट इशू की बात करते हैं तो जो भी दूसरे फैक्ट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आपका ये फैक्ट इशू है, तो इसके पहले के और इसके बाद के जो भी आपके फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उसी को यहाँ पे प्रूव करने की बात हो रही है, इनकी रेलेवेंसी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और रेलेवेंट याद रखेंगे सेक्शन 6 यही कहता है कि जो भी एक सेम ट्रांजेक्शन में होते हैं उनको रेलेवेंट माना जाएगा, नो मैटर्स कि वो उसी टाइम पर हुए हैं, उसी जगह पे हुए हैं, या कहीं और हुए हैं, किसी और जगह पे हुए हैं, किसी और टाइम पे हुए हैं। अब बात आती है कि द डेफिनेशन ऑफ सेम ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन की किसी तरीके की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में नहीं दी गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बट इसको हम सिंपल ये कह सकते हैं कि कोई भी एक जो फैक्ट इशू हुआ है उससे रिलेटेड जितनी भी ग्रुपिंग हो सकती है जो कि उस पूरे सर्कमस्टांस को रिक्रिएट कर सकती है, वो सब आपका सेम ट्रांजैक्शन में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो सेक्शन 6 है ये बेसिकली किस पर डिपेंडेंट है। तो सेक्शन 6 गिव्स यू अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन एंड दैट इज रेस जेस्टे। रेस जेस्टे इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड which means things done, things done। और अगर इसका इंग्लिश आप वर्जन निकालोगे, इंग्लिश इसकी मीनिंग निकालोगे तो थिंग्स डन इन दी सेम ट्रांजेक्शन, इन दी सेम ट्रांजेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं रेस जेस्टे। बेसिकली whenever we talk about section 6 वो ये कहता है कि all the things which are being done in with respect to a same transaction or same phase or same fact and issue, those facts are relevant in nature। और इसको अगर हम लोग देखें तो हम ये कह सकते हैं it means that the relevant portion of the event which is connected with directly or indirectly with the main transactions ऑफ द इवेंट, उसको भी हम रेलेवेंट मानेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई डाउट यहां तक? इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे। अच्छा, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सिंपल है, बहुत सिंपल है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपका डॉक्ट्राइन है इसको यूज किया जाता था आपके मर्डर के केस में, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में हम लोगों ने इसको देखा है। स्पेसिफिकली ये पहले क्रिमिनल केसेस में ही यूज होता था, बट अब इस डॉक्ट्राइन को हम एक्सपांड करके सिविल केसेस में भी यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि अगर कोई एक आदमी जिसका ए आदमी है उसका मर्डर हुआ है, इसका मर्डर हुआ है और वो मर्डर करते हुए चाकू उसके पेट में लगा हुआ है, और वो जो चाकू है उस चाकू को किसी ने निकाला और निकाल के वो भाग गया। अब वो जो भाग रहा है वो कौन है? वो है बी। तो एक सी आदमी है जिसने बी आदमी को चाकू के साथ भागते हुए देखा। अगर इस इवेंट को सेपरेटली देख लिया जाए तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। बट अब इस पूरे इवेंट को अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर सी ने जो बी को भागते हुए देखा है चाकू के साथ, और वो भी तुरंत कब? जब ए का मर्डर हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैक्ट जो सी बता रहा है वो एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। यस और ठीक है, ये चीज समझ में है। तो ये आपका पूरा एक सेम ट्रांजैक्शन बन जाता है। ये आपका सिंपल सा एग्जांपल है। अब यहां पर बात आती है कि कब कब हम कैसे समझेंगे कि क्या आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सेम ट्रांजैक्शन में आ रहा है, क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट
चलिए समझते हैं। एसेंशियल फीचर्स की जब मैं बात करता हूं तो द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द सेक्शन 6 जो है वो क्या है, वो ये है कि जो एक्ट है वो मे और मे नॉट हैव अकर्ड इन द सेम प्लेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर याद रखेंगे जो रेलेवेंट फैक्ट जो हम लोग बोल रहे हैं वो रेलेवेंट फैक्ट या तो उसी समय वहीं पर हुआ हो या फिर कहीं दूर भी हुआ हो, पर उससे कनेक्टेड होना चाहिए, तो वो सेक्शन 6 में अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो टाइम गैप है वो बहुत मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम गैप जो है वो मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि फैब्रिकेशन जो है किसी तरीके का ना हो सके। मतलब अगर कोई भी इंसिडेंट आज हुआ है, आज के बाद तुरंत ही वो जा रहा है कोर्ट में, तुरंत ही जा रहा है किसी को बताने के लिए, तो ठीक है। पर अगर वो 10 साल बाद जा रहा है तो वो फैब्रिकेशन है भाई, सीधी सी बात है। इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एक्ट है विटनेस का, जैसे मैंने आपको बताया था, जो एक्ट है विटनेस का, जैसे सी ने बी को भागते हुए देखा था, तो वो उसके बाद तुरंत सी ने क्या किया, ये आपका जो एक्ट है इसको बोलेंगे एक्ट ऑफ विटनेस। अगर वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है तो इसको एक रेलेवेंट फैक्ट माना जा सकता है। और अगर वो तुरंत पुलिस स्टेशन नहीं जाता बल्कि घर में जाता है, सोचता है, समझता है, उसके बाद जाकर अपने अपने डिस्कशन अपनी चीजों को बताता है पुलिस स्टेशन, तो उसको हम रेलेवेंट फैक्ट नहीं मानेंगे। और सबसे खास बात है जो एक्ट ऑफ विटनेस है ड्यूरिंग दिस, वो कब होना चाहिए? सेम टाइम एंड सेम प्लेस होना चाहिए जहां पर वो ऑफेंस हुआ है। तो वहां पर जैसे मान लीजिए किसी ने एक आदमी को भागते हुए देखा और भागते हुए देखने के बाद उसने वो जाके किसी पुलिस स्टेशन में बताया, तो वो कहां पे? वो सेम टाइम पर और सेम प्लेस पर हो रहा है ऑफेंस, और उसने देखा है, तभी उसको माना जाएगा। फिर जो गेस्चर्स हैं, गेस्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेड बाय द विक्टिम व्हेन डाइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस भी आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने एक ए आदमी ने बी आदमी का गला काट दिया, और बी आदमी जो है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, ए जो है इज बीइंग मर्डर्ड बाय बी, ए इज बीइंग मर्डर्ड बाय बी, और ए जो है जब उसकी स्नैपिंग हुई है, तो फिर उसने पॉइंट किया है टुवर्ड्स बी, और ये पॉइंट आउट देखने वाला जो है वो कौन है? वो है सी। सी ने बी को ए का मर्डर करते हुए नहीं देखा, बट ए को अपना गला पकड़ के उंगली दिखाते हुए बोला है, तो ये हम कह सकते हैं कि यस, दिस इज अ रिलेवेंट फैक्ट जो कि इस पर्टिकुलर पूरे ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व करता है। आ रहा है समझ में ये चीज? कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर्स थे ऑफ सेक्शन नंबर 6। And the note point is FIR can become a res geste। याद रखेंगे, FIR जो है वो res geste बन सकती है। कैसे? मान लीजिए सी ने देखा कि जो बी है उसकी तरफ उसने पॉइंट आउट किया, तो सी तुरंत भागकर कहां जाएगा? FIR लिखवाने जाएगा कि भैया ए का मर्डर हो गया है, तो मैंने देखा है कि बी की तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा था। तो इस तरीके से अगर FIR में कोई चीज लिखी है तो इट कम्स अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड और वो ड्रेस जेस्टे के डॉक्ट्राइन के अंतर्गत भी आएगी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशन जो कि सेक्शन नंबर 6 में मिलती हैं, और उससे हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि क्या-क्या चीजें आपके सेक्शन नंबर 6 में रेलेवेंट होंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए जो है इज एक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर ऑफ बी, ए जो कि एक्यूज है मर्डर ऑफ बी के बाय बीटिंग हिम। अब व्हाटएवर वाज सेड और डन by A or B or by the bystander at the beating or so shortly before or after it as to form a part of same transaction is relevant fact। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि A जो है उसको उसके ऊपर एक्यूजेशन है कि उसने B का मर्डर किया है। B का क्या किया है? मर्डर किया है। तो A ने क्या किया था? बहुत दिन पहले मान लेते हैं कि इसका जो मर्डर हुआ है वो हुआ है आपका 10 जनवरी को। ए ने 10 नवंबर को ठीक है 2023 में, और इसका हुआ है 2024 में। 10 नवंबर को ये घोषणा की थी, या हम कह सकते हैं ये एक तरीके से डिक्लेरेशन की थी, या फिर एक तरीके से उसने क्राई दिया था कि मैं जैसे ही मौका मिलेगा बी को मार डालूंगा। तो ये जो गेस्चर है, ये जो उसने बोला है, ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है। बट ये जो फैक्ट है वो हुआ कब है? 10 नवंबर 2023 को हुआ है, कहीं और हुआ है। और इसका मर्डर कब हुआ है? 10 जनवरी 2024 को हुआ है, कहीं और मर्डर हुआ है। पर ये फैक्ट कि ए ने कहा था कि बी को मौका मिलते ही मैं मार डालूंगा, ये चीज कहां रेलेवेंट फैक्ट है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं
कि जो ए है बी के मर्डर के बाद तुरंत ही उसके ऊपर उसके शर्ट पर काले लाल धब्बे पड़े हुए थे, वो ब्लड स्ट्रेन्स पड़े हुए थे और वो कहीं बी के ही पास से कहीं से निकलता हुआ दिखता है। तो ये जो इवेंट हुआ है इसको भी हम क्या मानेंगे, एक रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए कि बी के मर्डर के तुरंत बाद ही ए ने शहर छोड़ दिया, ए ने शहर छोड़ दिया, तो इसको भी हम एक रेलेवेंट फैक्ट मान सकते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू, बट इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड होता है, यही सेक्शन 6 बोल रहा है। इसका दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर, ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट होना चाहिए, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो भाई सीधी सी बात है, हम कौन कौन से फैक्ट्स को रेलेवेंट फैक्ट मान सकते हैं, उसने जो भी काम इससे पहले किए हैं जो कि सीधे सीधे इस ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड हैं, उनको रेलेवेंट मानेंगे। क्या क्या वो काम है देखिए जरा ध्यान से। टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसर्जेंसी in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken। तो सीधी सी बात है, उसने क्या किया, उसने ऐसे ऐसे कांड किए जिसमें उसने ट्रूप्स पर अटैक किया, गोल्स को ब्रोकन किया, प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया। तो ये अल्टीमेटली क्या बता रहा है कि भाई ये सारे काम करके वो क्या चाहता है, वो चाहता था कि वो वेज वॉर करे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इसीलिए ये जो फैक्ट एंड इशू है वेजिंग वॉर का, उसके लिए रेलेवेंट फैक्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, जो कि उसने पहले किए हुए हैं बट इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। उसने ट्रूथ पर अटैक किया पर वेजिंग वॉर जो है उससे कनेक्टेड है, इसलिए इसको रेलेवेंट फैक्ट के तौर पे लिया जा सकता है। ठीक है, द अकरेंस ऑफ दीस फैक्ट्स इज रेलेवेंट एज forming the part of general transactions, though A may not have been present at all of them। एक जगह पे भी ना हो, तो हो सकता है कि कहीं पर भी वो इन्वॉल्व ना हो इस वेजिंग वॉर में, बट उसने ये सारे काम किए थे, तो मैं कह सकते हैं इनको रेलेवेंट रूप में लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और भी इलस्ट्रेशन से। इसके बाद सी इलस्ट्रेशन जो है वो कह रहा है ए जो ए स्यू बी फॉर द लेवल कंटेन इन अ लेटर, मतलब ए ने स्यू किया है बी को कि भाई तुमने मुझे ऐसे लेटर लिखे हैं जिसमें बहुत सारी गलत चीजें मेरे बारे में लिखी है, और अब इसके लिए क्या क्या रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे, ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा कि पहले बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो कि ए ने बी को लिखे थे, बी ने ए को लिखे थे। याद रहेगा ये चीज, कोई डाउट यहां तक, ये आपका रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। आगे ये हो सकता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब ए ने कुछ लेटर्स लिखे हैं उसका रिप्लाई बी ने किया है, या बी ने लेटर लिखे हैं तो ए ने उसका रिप्लाई किया है, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आखिरी जो इलस्ट्रेशन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। ए ने क्या कहा, ए ने एक्यूज किया बी को कि भाई जो भी आपके जो गुड्स हैं, ठीक है, जो बी ऑर्डर्ड फ्रॉम बी, बी ने बी से कुछ ऑर्डर किया था ए ने, और ए कह रहा है कि भाई मेरे पास तो ऑर्डर पहुंचा ही नहीं है। तो फिर क्या क्या रेलेवेंट फैक्ट्स लिए जा सकते हैं, या फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि बी के द्वारा जो चेक पॉइंट आपका एम था, एक चेक पॉइंट आपका एन था, एक चेक पॉइंट आपका एल था, तो बी को जो गुड्स उसने भेजे थे उसने पहले एम को एम पॉइंट पर, एन पॉइंट पर और एल पॉइंट पर उनको रजिस्टर कराया। मतलब जैसे कुरियर भेजा गया तो आपको पता है कि पहले वो एक जगह पे जाता है, फिर वहां पे पता चलता है कि यस यहाँ पे पहुंच गया है, उसके बाद फिर आगे पहुंचता है, फिर उसके बाद आगे पहुंचता है। तो वहां की जो स्लिप्स हैं, वो जो स्लिप्स यूज कर रहा है वो, ठीक है, एम पॉइंट की स्लिप, एन पॉइंट की स्लिप और एल पॉइंट की स्लिप, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है जो कि इस फैक्ट एंड इशू कि बी ने वो माल नहीं पहुंचाया है ए को, वो फैक्ट एंड इशू में इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, आ सकती हैं। ठीक है, आया समझ में चीज, कोई डाउट यहां तक? तो ये सारी चीजों से हमें तो ये समझ में आ गया कि सेक्शन 6 जो है वो किसी भी फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए जो भी उसके आसपास के इवेंट्स हुए हैं, अगर वो कनेक्टेड हैं, रेलेवेंट है, तो फिर हम उनको ले सकते हैं, उनको रेलेवेंट माना जा सकता है। ऑल्दो सेपरेटली अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, बट उनको जब जोड़ के देखोगे, ट्रांजैक्शन के सेम फेज में देखोगे, तब आपको समझ में आएगा यस दे आर रेलेवेंट फैक्ट्स। तो बात आती है कि किस किस कैटेगरी में या कैसे हम उसकी एडमिसिबिलिटी को चेक करेंगे, किसी भी फैक्ट की एडमिसिबिलिटी को चेक करने के लिए क्या क्या क्लॉजेस हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए अंडर सेक्शन 6। लेट्स सी, तो सेक्शन नंबर 6 की जब हम लोग बात करते हैं तो एडमिसिबिलिटी, जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिसिबिलिटी है उसमें यह होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है,
जो भी स्टेटमेंट जो रेलेवेंट फैक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं टू डिस्कस, टू इंटरवेन और टू डिस्क्लोज द फैक्टिंग इशू, वो कैसा होना चाहिए, वो एक्सप्लेनेटरी कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब वो एक्सप्लेन कर सके उस फैक्टिंग इशू को, और याद रखेंगे या फिर उसके किसी ना किसी इंसिडेंट को वो प्रूव कर सके, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो स्टेटमेंट जो हम रिलेवेंट स्टेटमेंट ले रहे हैं उस वो कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस इन नेचर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का फैब्रिकेशन या टाइम लैप्स है वो नहीं होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। और सबसे खास बात है कि नैरेटिव नेचर का, मेयर नैरेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ पास इंसिडेंट को बता रहा है या फिर किस तरीके के फैब्रिकेटेड एविडेंसेस को बता रहा है। इसके साथ साथ जो स्टेटमेंट हम एक रेलेवेंट फैक्ट में ले रहे हैं वो स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई ना कोई फैक्ट होना चाहिए। अपना ओपिनियन अगर कोई दे रहा है तो फिर उससे कोई खास मतलब नहीं बनता है। सीधी सी बात है कि अगर एक आदमी को ट्रक ने कुचल के चला गया है और कुचलने के बाद जो ट्रक वाला है वो आगे जाता है और आदमी जो है उसने सिर्फ ट्रक को देखा है और उसके बाद पीछे जब मुड़कर देखा तो एक आदमी पड़ा हुआ है, तो सिर्फ उसकी ओपिनियन की इसने ही मारा होगा ऐसा जरूरी नहीं, वो ओपिनियन रेलेवेंट फैक्ट नहीं होगा। उसको फैक्ट बताना पड़ेगा कि यस ये ट्रक ड्राइवर जो है ये ऐसे कर रहा था या उसका कोई गेस्चर दिखा रहा था जिससे कि ये पता चलता है कि उस आदमी को उस ट्रक ने ही कुचला है। आया समझ में, फैक्ट्स बताना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है जिसको हम रेलेवेंट बताना चाहते हैं, अगर वो किसके द्वारा दिया जाना चाहिए, या तो उस इवेंट फैक्ट एंड इशू के पार्टिसिपेंट के द्वारा दिया जाना चाहिए या फिर जो भी उसका विटनेस है उसके द्वारा स्वयं देना चाहिए। मतलब या तो पार्टिसिपेंट हो उस ट्रांजैक्शन का, जो मेन ट्रांजैक्शन है उसका, मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है, मर्डर के लिए अटेम्प्ट किया है, तो अगर किसी का गला काटा है तो गला काटते हुए वो बोल दे कि हाँ भाई इसी ने काटा है, ठीक है, तो वो अलग चीज है। या विटनेस जो है वो देख ले कि हाँ वो उंगली आप कह सकते हैं दिशा दिखा रहा था या उंगली कर रहा था कि इसी ने मेरा किया है। मैं अभी केसेस भी आपको बताऊंगा, इसमें ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, द स्टेटमेंट मेड बाय बायस्टैंडर्स। बायस्टैंडर मतलब जो बगल में या कह सकते हैं जो उस इवेंट के साइडलाइन में खड़े होते हैं, ठीक है, वुड बी रेलेवेंट ओनली इफ shown that he has presented at the time of happening of the event and the witness be seen। मतलब वो ये कह दे कि यस जब भी वो इवेंट हो रहा था तो हम वहां पे प्रेजेंट थे और खास कर क्या हम उसी टाइम पर हमने विटनेस भी किया था क्या कि वो इवेंट हुआ है। आया समझ में चीज, कोई डाउट यहां तक। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो कि इससे रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहला आता है रैटन वर्सेस क्वीन। रैटन वर्सेस क्वीन एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 6। ये क्या कहता है कि हुआ क्या था कि यहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ है और हस्बैंड के ऊपर, मैन के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा था उसकी वाइफ पे। तो यहाँ पे सेक्शन 6 में एडमिसिबल फैक्ट या रेलेवेंट फैक्ट के लिए कौन से पॉइंट को लिया गया कि उसने, ये जो मैन है वो बोल रहा है कि मेरे से गलती से मर्डर हो गया मेरी वाइफ का, पर एक फैक्ट जो कि बहुत रिलेटेड था इससे, पूरा ट्रांजैक्शन है मर्डर का, पर उस ट्रांजैक्शन का एक सब ट्रांजैक्शन जो है वो ये है कि वाइफ ने एक फोन किया था, टेलीफोन ऑपरेटर को और कहा था कि गेट मी दी पुलिस प्लीज, और उसके बाद क्या हुआ, फोन कट गया और जब तक पुलिस वहां आई तब तक ये हुआ कि वाइफ का मर्डर हो चुका था। तो इस पॉइंट में मतलब ये जो पॉइंट है कि गेट मी दी पुलिस प्लीज, इससे ये पता चलता है कि यस ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें फैक्ट में इशू ये है कि ए ने, मैन ने मर्डर किया है कि नहीं किया अपनी वाइफ का, तो वो बोल रहा है गलती से हुआ है। और वाइफ, भाई सीधी सी बात है, गलती से अगर हुआ है तो वाइफ क्यों ऐसे फोन करेगी, तो इसको रेलेवेंट बनाकर ही इस केस के वर्डिक्ट को लाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई डाउट नहीं। ये चीज आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा केस है, ये है आपका रैटिन वर्सेस क्वीन। इसके बाद नेक्स्ट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड जो है ये बहुत ही फेमस केस है। इसमें क्या होता है कि वुमेन जो है, बेडिंगफील्ड जो है उसने वुमेन का गला काट दिया है, वैसे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, पर वुमेन ने जैसे गला काट गया तो वो चिल्ला रही है कि मुझे बचाओ। इतने में ही उसकी आंट जो है, ठीक है, उसकी जो आंट है वो आ जाती है और वो चिल्लाती हुई आती है, देखो आंटी ये बेडिंगफील्ड ने क्या किया। उसने ये नहीं कहा कि बेडिंगफील्ड ने ही मुझे मारा है, पर उसने ये कहा कि देखो, अपना गला दिखाते हुए बोला, देखो आंटी बेडिंगफील्ड ने क्या किया।
क्या किया, तो ये मेन ट्रांजैक्शन जो कि मर्डर, ये फैक्ट इश्यू जो है वो मर्डर का है, पर इसमें ये जो रेलेवेंट फैक्ट आ रहा है, ये जो इवेंट है जो कि सब इवेंट है इस मेन ट्रांजैक्शन का, वो यही है कि ओ आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी। ये जो पॉइंट है ये इसको रेलेवेंट फैक्ट के रूप में माना गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड दैट टाइम जज जो है वो कौन है, कॉकबर्न्स है, डिलीवरिंग द जजमेंट एंड एक्सप्लेन कि भाई सीधी सी बात है, द स्टेटमेंट इन ऑर्डर दैट दे मे बी एडमिसिबल एज रेस्ट स्टेट शुड बी कंटेम्पोरेनियस, मतलब बिल्कुल साथ ही साथ होने चाहिए विद द ट्रांजैक्शन इन इश्यू, सो एज टू गिव no time opportunity for components or fabrication. The statement should not be amount to mere past occurrence. ठीक है, किसी तरीके का past occurrence नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही फेमस केस था, आपको याद रखना है, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। ऑल्दो इसमें जजमेंट बिल्कुल अलग आया था और फिर बाद में इसको रिवर्ट बैक भी किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज आर वर्सेस फॉस्टर। आर वर्सेस फॉस्टर से एक चीज और हमें पता चलती है, क्या पता चलती है कि सेक्शन 6 जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो जनरल रूल है, वो जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि हेयरसे एविडेंस जो है इज नॉट प्रेफरेबल, मतलब जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं, सुने सुनाए एविडेंसेस पर भरोसा नहीं करता इंडियन एविडेंस एक्ट। और पर ये जो केस है सेक्शन 6 जो है, ठीक है, सेक्शन 6 is an exception to this, exception to hearsay evidence। मतलब hearsay evidence जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, बट अगर सेक्शन 6 में किसी तरीके का ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है जो कि सुना सुनाया है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यस, उस पर्टिकुलर hearsay evidence को भी हम रेलेवेंट मान सकते हैं। क्या हुआ इस केस में, आर वर्सेस फॉस्टर में, ठीक है, द डिसीज वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट बाय अ स्पीडिंग ट्रक, ठीक है, स्पीडिंग ट्रक जो है उसने एक्सीडेंट में मार दिया है। जो विटनेस है जिसने ये देखा, विटनेस ने पूरी इस सिचुएशन, पूरे इंसिडेंट को नहीं देखा है, विटनेस ने केवल देखा क्या, ओनली सीइंग द स्पीडिंग व्हीकल टुवर्ड्स द डिसीज्ड एंड नॉट द एक्चुअल एक्सीडेंट। उसने देखा कि भाई वो जो आदमी है जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी तरफ बहुत तेजी से एक ट्रक आ रहा है, मरते हुए नहीं देखा, फिर मान लो बीच में जो भी रीजन रहा हो, फिर बाद में उसने क्या देखा, ठीक है, एंड हिज व्यू वाज ब्लॉक्ड, another vehicle coming from the opposite side direction। फिर उसके तुरंत बाद उसने immediately after the incident उसने ये देखा कि witness went to the deceased and explained to him the nature of the accident। भाई सीधी सी बात है, तो उससे पता चला कि उसने देखा कि भाई वो तो मर चुका है। आया समझ में, the witness was allowed to give the evidence of what the deceased said, it's being a part of the transaction। जैसे ही वो मरा वहां पे पहुंचा और जो भी डिसीज ने कहा उससे, मतलब मरता हुआ हमेशा सच बोलता है, हम लोग आप पढ़ भी चुके हैं, सेक्शन नंबर 32 है, डाइंग डिक्लेरेशंस की बात होती है। तो याद रखेंगे कि जो डिसीज ने कहा है, डिसीज ने कहा किसको, विटनेस को कहा, भाई विटनेस ने सामने से नहीं देखा कुछ भी, डिसीज ने जो विटनेस को कहा, सुनी सुनाई बात हो गई ना ये, तो सुनी सुनाई जो बात है इसको एज एन रिलेवेंट फैक्ट के तौर पे लिया जा सकता है। देयरफॉर सेक्शन 6 जो है, या जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे है, रेस जेस्टे जो है उसको हम इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस बोल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। कोई डाउट यहां तक आया समझ में? आई गेस आपको सेक्शन 6 जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस चाहते हैं जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन हो हर एक सेक्शन का, तो प्लीज मुझे मैसेज करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।